सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और आपकी कोर्स बुक के मुताबिक यूनिट 3 अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइज ऑपरेशंस आपके सामने डिस्प्लेड है। तो अपनी नोटबुक आप ले लें और इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशन से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2 यूनिट में हमने यूनिट 1 में भी जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस के मतलब पढ़ा। यूनिट 2 के अंदर हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के मतलब पढ़ा। अब इसके अलावा बहुत सी अब स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनके लिए सेपरेट जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड होती हैं, जिनमें से कुछ हैं मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशन। मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस का मतलब है ये जो चीज़ें ट्रेडिंग कंसर्न्स खरीदती हैं, कुछ परचेजेस करती हैं, फिर आगे मुनाफे पे बेच देती हैं। तो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बनी बनाई चीज़ें फैक्ट्री से लेते हैं और आगे मुनाफे पे बेच देते हैं, उनके मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस को हमने अकाउंटिंग फार कैसे करना है और अकाउंटिंग में कैसे हमने उसकी एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले हम उनका रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स देखेंगे, फिर देखेंगे इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है, देन वो विल लुक फॉर परचेजेस को कैसे करना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि जो मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस होते हैं उनकी मैंने आपको बात की, इन्हें मर्चेंडाइजर्स को ट्रेडिंग कंपनी भी कहा जाता है, जो बनी बनाई चीज़ें कंपनी से लेते हैं और फिर आगे मुनाफे पे बेच देते हैं। उनकी इनकम स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनती है, जैसे कंपनी का नाम लिखा, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, नीचे 2 कॉलम बना लिए। एक होता है इनकम फ्रॉम रेवेन्यू या सेल्स, जो सेल से रेवेन्यू आ रहा है उसको लिखा, उसके बाद लेस करते हैं उसमें से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि ये जो चीज़ें बेची हैं इनकी कॉस्ट क्या थी, उसको लिख लिया। जब सेल्स में से हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आ जाएगी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। तो इसी पैटर्न पे ट्रेडिंग कंसर्न का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बनती है। अच्छा, अब इसमें मैं बारी बारी आपको दिखाता जाता हूँ कि हम सेल्स की एंट्रीज कैसे करेंगे जब मर्चेंडाइजिंग कंपनी या ट्रेडिंग कंपनी अपनी सेल्स करेगी। तो सबसे पहले ये ग्रॉस सेल्स, जब भी कोई कंपनी अपनी चीज़ें बेचेगी तो सेल्स की एंट्री ये होगी। सबसे पहले डेट का कॉलम होगा जर्नल में, और याद रहे जितनी भी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड करनी होती है डबल एंट्री सिस्टम में, वो जर्नल में हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, फिर आगे डेबिट और क्रेडिट। तो डेट लिखी, उसके बाद जो सेल्स हमारी हुई हैं 1286 रुपये की, तो और कैश भी हुई हैं, तो कैश डेबिट, कैश से मुराद वो एसेट है और एसेट बढ़ रहा हो तो डेबिट, और सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, सेल्स हमारी रेवेन्यू अकाउंट होता है और रेवेन्यू बढ़ रहा हो तो क्रेडिट करते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश। अच्छा, उसके बाद अगर यही हमारी ट्रांजैक्शंस उधार पे हुई हो बजाय कैश के होने के, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर उधार पे हुई हो, पैसे हमें ना मिले हो, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल से मुराद वो अमाउंट जो हमने लोगों से रिसीव करनी है, इसको एज ए एसेट दर्ज करेंगे और इसमें इजाफा हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और सेल्स को पहले की तरह क्रेडिट करेंगे। अच्छा, फिर कुछ सेल्स जो होती हैं उसमें से हो सकता है कस्टमर्स कुछ चीज़ें वापस कर दे, सेल्स रिटर्न्स, क्योंकि कुछ डिफेक्टिव हो सकती हैं ये इस तरह की। तो सेल्स रिटर्न जब होंगी तो उनकी एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस भी लिख सकते हैं और सेल्स रिटर्न्स भी लिख सकते हैं, इसको डेबिट करेंगे अमाउंट से। और अकाउंट रिसीवेबल, वो जो लोगों से हमने पैसा लेना था वो उतना क्रेडिट हो गया। अब मतलब कि इतना पैसा लोगों ने अब नहीं देना, या अगर कैश पे हमने माल बेचा था तो कैश इतना कम कर देंगे और लोगों को वो कैश वापस कर देंगे। अच्छा, उसके बाद सेल्स डिस्काउंट की होती है। सम टाइम हम चीज़ें सेल कर रहे होते हैं तो हो सकता है हमें उस पर डिस्काउंट दें। तो डिस्काउंट की सूरत में हम कैसे एंट्री करते हैं, सबसे पहले तो सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। सपोज अगर हमारी उधार पे सेल्स हुई हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल अगेन मैं बता रहा हूँ एसेट के तौर पे ट्रीट होता है। और सेल डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश 294 का हम रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स डिस्काउंट हमने उन्हें 6 रुपये का दिया है तो सेल्स डिस्काउंट एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, ये हमारा एक्सपेंस है, तो 6 रुपये का ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। और ओवरऑल अकाउंट रिसीवेबल हमारा जो है वो 300 रुपीज़ का है। तो आप इस तरह से इसकी एंट्रीज कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमने कैसे काम करना है, क्योंकि हम सेल्स का तो काम कर रहे होते हैं, अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने मालूम करनी होती है, जितनी चीज़ें हमने बेची उनकी कास्ट हमें क्या पड़ी है। तो हम उसको को कैसे करते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को कंपनी का नाम लिखा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट लिखें फॉर द ईयर। सबसे पहले लिखें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जनवरी 1, साल के शुरू में हमारे पास कितना माल या स्टॉक पड़ा हुआ था, उसके साथ हमने कितनी परचेजेज़ की, परचेजेज़ की अमाउंट लिख लें। उस परचेजेज़ में से लेस कर दें परचेज़ रिटर्न जो की, जितनी चीज़ें हमने वापस कर दी, या हमें परचेज़ पर जितना डिस्काउंट मिला, इन दोनों अमाउंट्स को लेस किया। फिर इसमें और मज़ीद चीज़ ऐड कर दें, फ्रीट इन से मुराद वो किराया जो हमने डिलीवरी के लिए पे किया, वो ऐड कर दें। वो आ गई हमारी नेट परचेजेज़।
तो नेट परचेजेस जो होती हैं इनको ये ऊपर हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम इसमें ऐड अप करते हैं। ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो नेट परचेजेज हैं उसे ऐड अप किया तो ये आ गई कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और इसमें से लेस करते हैं वो इन्वेंट्री जो 31 दिसंबर यानी साल के आखिर में हमारे पास बच गई और सेल नहीं हुई, उसको रिकॉर्ड किया। तो इसको हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे, तो ये हमारे पास आ गई कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपको पता है रेवेन्यू में से माइनस करें तो प्रॉफिट हमारे सामने आता है। अच्छा, फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और जो स्टॉक है जो हमारे पास होता है, इसके डिफरेंट वे होते हैं जिसके ज़रिए हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनकी मेजरमेंट के डिफरेंट तरीके होते हैं। एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये होता है कि जब बिज़नेस है वो हाई वैल्यू यूनिट्स को जैसे गाड़ियाँ हैं या ऑटोमोबाइल यूनिट्स को सेल कर रहे हैं और हर एक आइटम की सेपरेट कास्ट है या उसकी कास्ट खरीदने की है और फिर हम उसकी एक सेल प्राइस है, तो इसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत हम रिकॉर्ड करते हैं। हर एक इन्वेंट्री की कास्ट रिकॉर्ड की जा रही होती है और जैसे वो सेल हो जाती है तो उसको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट के तहत उसको डेबिट कर दिया जाता है। अच्छा, दूसरा होता है पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम में होता यह है कि हमारे पास बहुत सारी गुड्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा मर्चेंडाइज होता है। उसको जब जब जैसे जैसे वो सेल हो रहा होता है उसका हम रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, और फिर जब साल काउंट होता है तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना बचा है, उसकी काउंटिंग कर ली और देख लेते हैं कि हमारी यूनिट कास्ट क्या थी मर्चेंडाइज़ की, उससे मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारे पास पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। इसमें हम हर आइटम की सेपरेट कास्ट रिकॉर्ड नहीं करते, हम ओवरऑल स्टॉक टेकिंग करके उसकी एंट्री कर देते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बिस्किट हो गए, टॉफ़ियाँ हो गई, जो तादाद में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एक ख़ास पीरियड ख़त्म होने के बाद हम उनकी टोटल कर देते हैं। और जो फिजिकल इन्वेंट्री का टोटल करना होता है उसके ऊपर डिफरेंट वेब मेथड्स होते हैं, जो गोदाम में पड़ी होती हैं उनको हम, या स्टोर रूम्स में पड़ी होती हैं या वेयर हाउसेज में पड़ी होती हैं, उनकी हम स्टॉक टेकिंग करते हैं और यूनिट कास्ट से हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह आगे कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने सेल्स का पढ़ा तो आगे कॉन्सेप्ट है जी परचेजेस का। परचेजेस के हवाले से भी याद रखें कि ये जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होती हैं, मर्चेंडाइज ऑपरेशन जो रन करती हैं, ये सेल्स वही चीज़ें करती हैं जो उन्होंने परचेज़ की हों, क्योंकि ये वो कंपनियाँ हैं जो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, ये बनी बनाई चीज़ें फैक्ट्री से ले लेते हैं, उसके साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और आगे कस्टमर्स को बेच दी। परचेजेस के हवाले से याद रखें कि जब परचेज़ हो रही होती है तो हम अपने सप्लायर से उसकी परचेज़ करते हैं, तो अगेन परचेजेस की भी हम एंट्रीज़ करते हैं। हम सबसे पहले डेट का कॉलम बनाते हैं, फिर परचेजेस की एंट्री ऐसी होती है, परचेजेस को डेबिट कर देते हैं और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। अकाउंट्स पेएबल का मतलब है कि हमने परचेजेस उधार पे की हैं। इसके बाद अगर कुछ परचेज़ रिटर्न्स हैं, कुछ परचेजेस अगर हम वापस कर रहे हैं तो अगेन एंट्री होगी अकाउंट्स पेएबल डेबिट उतनी अमाउंट से कि इतनी अमाउंट से हमारी वो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी कम हो तो आपको पता है डेबिट करते हैं और परचेज़ रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमने वापस कर दी हैं। अच्छा, इवन इसके अलावा अगर आपको परचेज़ डिस्काउंट मिल रहा हो ट्रांजैक्शंस पे, तो उसको भी साथ आप परचेज़ डिस्काउंट को भी एंटर कर सकते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, 2/10, N/30, 2% डिस्काउंट होता है। अगर आप 10 दिन में पैसे दे देते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलता है। N/30 या आप 30 दिन के अंदर पैसे दें तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मोस्टली अब ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसी तरह फ्री टेन से मुराद वो एक्सपेंसेस हैं जो आप डिलीवरी के लिए पे करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ को, इनको भी साथ आपने रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये आपकी कास्ट तो है। तो फ्री टेन एक्सपेंसेस डेबिट और कैश या अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट जिस कंपनी को आपने पे किया हो। इस तरह अगर आपने परचेजेस के साथ ये अमाउंट पे की हो, तो फॉर एग्जांपल परचेजेस आपने की 1600 रुपए की, इनको डेबिट कर दें। फ्री टेन एक्सपेंसेस ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, ये भी आपका एक्सपेंस है डेबिट, और साथ अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। तो इसके अलावा परचेज़ डिस्काउंट जो होती है ये भी आपको अवेलेबल हो सकती है, जब आपने चीज़ें परचेज़ की हों तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकती है। तो अगेन एंट्री इस तरह की होंगी, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, और इसके अलावा अगर आपने को परचेज़ रिटर्न की है तो अकाउंट्स पेएबल 196 से हम उसे कम कर देंगे और ये परचेज़ रिटर्न 196 से हो गई हैं। अगर कोई डिस्काउंट इस पे आ जाए तो वो इस तरह रिकॉर्ड होगी, अकाउंट्स पेएबल डेबिट डिस्काउंट। ये इस सूरत में हो सकता है कि डिस्काउंट लास्ट हो। वैसे नॉर्मली अगर हम परचेज़ पे डिस्काउंट हासिल कर रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर ये डिस्काउंट लास्ट की थोड़ी सी कैलकुलेशन की हुई है, थोड़ी सी ये आपके लिए इस लेवल पे ज़रूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद इन्वेंट्री और स्टॉक लॉसेस की बात है। अगर हमारा कोई स्टॉक लॉस हो जाए, ख़राब हो जाए,
तो उस सूरत में इन्वेंट्री लॉस हम डेबिट कर देते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि लॉसेस भी तो बिजनेस